आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube पोर्टल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो साइंस के MCQs रहेंगे, बड़ी विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो मेरा भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है, एनए की, टेक्निकल्स की, जीडी की, ट्रेड्समैन, जिसकी भी तैयारी कर रहा है, जिसमें भी साइंस का पोर्शन आ रहा है भाई, सभी के लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? जो परमाणु का नाभिक है, या हम कह सकते हैं एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। तो एटम जो होता है, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की है बच्चा, ये बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन है इसके खोजकर्ता। तो वो रदरफोर्ड होते हैं, डाल्टन होते हैं, आइंस्टाइन होते हैं, फिर चैडविक। जल्दी से बताइए। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है बच्चा? परमाणु के नाभिक की जो खोज की है वो की है बेटा रदरफोर्ड ने। किसने की है? परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। और बच्चा जो जॉन डाल्टन था, इन्होंने परमाणु की खोज की है। किसकी? परमाणु की खोज जो की है वो किसने की है? डाल्टन ने की है। आइंस्टाइन ने बेटा ऊर्जा की खोज करी थी, ऊर्जा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं E=mc²। क्या बोलते हैं? E=mc²। और चैडविक जो हैं बच्चा, इन्होंने किसकी खोज करी है? इन्होंने करी है भाई साहब न्यूट्रॉन की खोज। किसकी करी है? न्यूट्रॉन की खोज करी है बच्चों। तो ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक। आइंस्टाइन जो हैं ऊर्जा के खोजकर्ता हैं, डाल्टन परमाणु के, और रदरफोर्ड जो हैं बच्चा वो हैं परमाणु के। बच्चा ध्यान रखिए। तो इन क्वेश्चन को लिखते रहिए बच्चा, पेन कॉपी ले लीजिए। जब तक आपका एग्जाम होने वाला है, हम प्रत्येक दिन ऐसे ही आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए बच्चा, शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? रमण सीमा, चंद्रशेखर सीमा, या फिर मेघनाथ साहा सीमा, या फिर रदरफोर्ड सीमा। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चा ध्यान रखना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है बच्चा? वो कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा थर्ड, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वो जोसेफ लिस्टर ने की थी, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, या जोसेफ प्रिस्टले। तो बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। बहुत शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलते रहिए बच्चा, शानदार। तो ध्यान रखना, चेचक के टीके खोज करते हैं एडवर्ड जेनर। कौन है बच्चा? एडवर्ड जेनर हैं। विलियम हार्वे हैं, वो है बच्चा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता जो हैं, वो खोजकर्ता किसके हैं बच्चा? विलियम हार्वे हैं। और बच्चा जो आपके जोसेफ प्रिस्टले हैं, ये आपके ऑक्सीजन के भी कहे जाते हैं, ठीक है जी। सीले और प्रिस्टले ऑक्सीजन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। और एडवर्ड जेनर जो है बच्चा, वो है चेचक के टीके की। किसके हैं? चेचक का टीका। ध्यान रखिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है बच्चा? वो जेम्स चैडविक ने की है, न्यूटन ने की है, रदरफोर्ड ने, या फिर आइंस्टाइन ने। जल्दी से बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? अभी मैंने बताया था। तो बच्चा वो किसने करी है? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गति के नियम, गति के नियम जो दिए बच्चा, वो किसने दिए हैं? गति के नियम जो दिए हैं वो दिए न्यूटन ने। कितने नियम दिए थे गति के? वो दिए थे 3 नियम, ठीक है बच्चों। गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, ठीक है। पहला था आपका जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड था एक्शन टू रिएक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। रदरफोर्ड है बेटा परमाणु के केंद्रक हैं, अभी क्वेश्चन आया था पिछला। परमाणु के केंद्रक के जो खोजकर्ता हैं, परमाणु के केंद्रक के जो खोजकर्ता हैं बच्चा, वो कौन है? आपके रदरफोर्ड हैं। और आइंस्टाइन जो हैं बेटा, वो ऊर्जा के खोजकर्ता हैं। ऊर्जा के बारे में बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी मेक, बट इट्स ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन है भाई, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक हैं। आगे बच्चा, परमाणु के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल ने, जॉन डाल्टन ने, कोपरनिकस ने, या फिर रदरफोर्ड ने। जल्दी से बताइए। तो परमाणु सिद्धांत बच्चा, जल्दी से, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। नमस्ते बच्चा, नमस्ते बच्चा, गुड इवनिंग। चलिए तो ध्यान रखना, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चा वो हैं आपके जॉन डाल्टन।
कौन है बच्चों? जॉन डाल्टन है। जॉन मेंडल, जो जॉन ग्रेगर मेंडल हैं, ये आपके बच्चा हैं अनुवांशिकी के, अनुवांशिकी के जो खोज करता है बच्चों, वो हैं आपके कौन? जॉन ग्रेगर मेंडल हैं। कोपरनिकस को किसका कहा जाता है बच्चा? किसका कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, ब्रह्मांड का या किसका खोजकर्ता कहा जाता है कोपरनिकस को? रदरफोर्ड, अभी मैंने बताया था बेटा, ये केंद्रक के खोजकर्ता हैं, न्यूक्लियस के, मतलब कि किसके? परमाणु के केंद्रक के खोजकर्ता जो हैं वो आपके रदरफोर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जिसने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फादर, क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फादर, वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? जिन्होंने वर्गीकरण किया था वो लेमार्क हैं, वो अरस्तु हैं, डार्विन है, या फिर लिनियस हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, उसका नाम है कार्ल लिनियस जो थे, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन का फादर, आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है लिनियस को, कार्ल लिनियस को। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिए। अरस्तु को कहा जाता है बेटा जीव विज्ञान के पितामह, क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पितामह जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो अरस्तु को कहा जाता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन कहलाता है भाई स्टडी ऑफ सेल। सेल जो होती है बेटा, जो आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो जल्दी से बताइए। तो कोशिका होती है, इसका स्टडी क्या होती है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या जवाब होगा? वेरी गुड, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं बच्चों, चलते रहिए, शानदार शानदार मजेदार। तो ध्यान रखना, कोशिका का अध्ययन जो होता है बेटा साइटोलॉजी होता है। क्या होता है? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है बच्चों? वो आपका कोशिका का होता है। पोमोलॉजी जो होता है बच्चा, ये होता है फलों का अध्ययन। किसका? फलों का अध्ययन होता है। ठीक है जी। बात करते हैं एंथ्रोलॉजी, ये होता है बेटा आपका पुष्पों का अध्ययन। किसका? पुष्पों का अध्ययन। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए पुष्पों का अध्ययन होता है। और फंगोलॉजी जो होता है, फंगोलॉजी जो होता है, फंगो तो कुछ होता नहीं है वैसे, परंतु मैं बात करता हूँ फंगाई होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़ बच्चा? एक होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। माइको का होता है कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का अध्ययन होता है। बहुत शानदार, चलते रहिए भाई। तो एक क्वेश्चन से भाई साहब हम आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये आप ना समझे बच्चा कि थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, परंतु थोड़ा समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कीमती भी है। और अधिक समय में बेटा आप क्या कर रहे हो? आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ये चीज़ ना सोचें मेरे दोस्तों, चलते रहिए भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों चलिए भाई साहब ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन है भाई? वो आपके वॉटसन और क्रिक हैं, स्लाइडन और स्वान हैं, बेटिंग और बेस्ट हैं, या फिर ऑस्पिडन या प्रिस्टले हैं? कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था बच्चा? तो जल्दी से बताइए कौन व्यक्ति हुए कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले? तो बच्चों ध्यान रखना, स्लाइडन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया है। बेटिंग बेस्ट जो थे ये बच्चा आपके किसके हैं? ये आपके उसके हैं मधुमेह, जो डिसीज होती है ना मधुमेह, उस मधुमेह के खोज करता है, डायबिटीज के जो खोज करता है बेटिंग बेस्ट हैं। ठीक है जी। और वॉटसन और क्रिक जो है बच्चा, ये आपके खोज करता है डीएनए के, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके खोज करता है बच्चों, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो फाइकोलॉजी कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी कहलाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाएगा, क्रेमेटोलॉजी कहलाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए तो बच्चे जल्दी से बताते रहिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? शैवालों का जो अध्ययन होता है बच्चा वो होता है फाइकोलॉजी। क्या होता है? फाइकोलॉजी शैवालों का। नेफ्रोलॉजी जो होता है बेटा किडनी का होता है। किसका होता है? किडनी का अध्ययन होता है, जिसको हम बोलते हैं विक्र। विक्र को बच्चा हम कहते हैं गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं, गुर्दे का अध्ययन होता है। और डर्मेटोलॉजी जो होता है बेटा ये त्वचा का होता है, त्वचा का अध्ययन, स्किन का, ये स्किन का अध्ययन होता है मेरे दोस्तों।
और बच्चा आप कमेंट करके बताइए क्रोमेटोलॉजी जो होता है, ये क्रोमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये होता है बेटा क्रोमेटोलॉजी बस किसका नहीं होता, हम कह सकते हैं जलवायु का अध्ययन जो होता है ये क्रोमेटोलॉजी होता है। तो ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो शैवालों का अध्ययन क्या होता है? आपका फाइकोलॉजी। और बेटा यहाँ आपसे पूछने लगे कवकों का, तो कवकों का जो अध्ययन होता है, जिस कवक को हम बोलते हैं बच्चा क्या चीज, जिसको हम बोलते हैं फंगई, तो फंगई का होता है बेटा माइकोलॉजी। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए माइकोलॉजी। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों का अध्ययन होता है। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? ये आपका देहरादून है, पुणे में है, नासिक है या फिर लखनऊ। ठीक है, तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है बच्चा? ये आपकी पड़ती है पुणे के अंदर। ये जनरल जीएस का भी क्वेश्चन हो जाता है, जीके का क्वेश्चन है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, केमिकल जो लेबोरेटरी है वो पुणे के अंदर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपके 11 है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? ऐसे लिखा होता है आपका प्रोटॉन जो होता है वो किस प्रकार का कण होता है? बच्चा जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए। प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है बेटा? इस पर लिखा होता है पी पॉजिटिव। तो लिखा होता है ना पी पॉजिटिव, तो देख लीजिए भाई साहब, ये आवेशहीन मतलब इसका आवेश नहीं होता बेटा, पॉजिटिव आवेश होता है। धन आवेश युक्त होता है, ऋण आवेश होता है, या कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, कैसा होता है? धन आवेश होता है प्रोटॉन पर, पॉजिटिव आवेश होता है। देख लीजिए चार्ज लिख रहा है ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है भाई, धन आवेश, पॉजिटिव बोलते हैं इसको, धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? वो धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, आवेशहीन है, कोई नहीं। तो आपको पता है बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब कैसा है? ऋण आवेश है। कैसा है? ऋण आवेश है मेरे दोस्तों। चलते रहिए, इसी तरह से जवाब देते रहिए, बड़े शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। आपकी एक दिन मेहनत बेटा जरूरी कामयाबी हासिल करने वाली है। चलते रहिए बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम के, एटम बम के खोजकर्ता कौन है? वो ऑटो हॉर्न है, माइकल फेराडे हैं, विलियम सॉल्क हैं, या फिर गैलीलियो हैं? जल्दी से बताइए कौन है भाई परमाणु बम के आविष्कारक। तो बच्चा शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, जय हिंद दोस्तों। चलते रहिए, ध्यान रखना। तो परमाणु बम के खोजकर्ता वो है ऑटो हॉर्न। कौन है बच्चा? ऑटो हॉर्न है। माइकल फेराडे जो है बच्चा, वो आपके ट्रांसफार्मर के हैं। ट्रांसफार्मर के हम जो खोजकर्ता की हम बात करते हैं, वो आपके कौन है? माइकल फेराडे हैं। गैलीलियो को बच्चा कहते हैं हम ब्रह्मांड के हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दूरबीन के खोजकर्ता वो हैं बच्चा, वो कौन है आपके? वो आपके गैलीलियो हैं। चलिए, और बेटा आपको पता होगा एक और होता है न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, लॉ ऑफ मोशन को, प्रथम नियम को, गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं बच्चा। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन चीजें मिलने वाली है पेपर में। आप देखना, जिस दिन आप पेपर देख आएंगे आपको लगेगा हाँ जी बिल्कुल वही क्वेश्चन हैं जो आपने कराए हैं बच्चों। तो चलते रहिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945, 1952, 1954, 1932? तो जल्दी से बताइए प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? जनरल जीके का क्वेश्चन है। तो बच्चे विशेष तौर पर ध्यान रखिए, प्रथम जो परमाणु बम बनाया गया था 1945 के अंदर बनाया गया था। प्रथम एटम बम को बनाया गया 1945 में। और बेटा परमाणु बम जो होता है वो किस पर काम करता है? जल्दी से बताइए। ये न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पर काम करेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, नाभिकीय संलयन पर काम करेगा, या फिर नाभिकीय संलयन, या आपका, या नाभिकीय विखंडन पर काम करेगा, नाभिकीय विखंडन। जल्दी से बताइए किस पर काम करेगा? तो बच्चा जो आपका कौन सा होता है, आपका जो प्रथम बम था, कौन सा बम था आपका? परमाणु जो बम था, ये किस पर काम करेगा? जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका है 1945 में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है बच्चा? जल्दी से बताइए, एडरसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, या जेम्स चैडविक ने? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं बेटा, वो हैं आपके जे थॉमसन। क्या है? जे थॉमसन। लॉजिक भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ईंट पर नाच जो है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चा, ठीक है, और टे से हो गया थॉमसन या थॉमसन, जे थॉमसन है। पै से हो गया प्रोटॉन है,
और बेटा रे से हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड हो गया। ने से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और चे से हो गया चैडविक। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। तो लिखे हुए हैं आपके सामने। तो इलेक्ट्रॉन खोज करता थॉमसन, प्रोटॉन खोज करता न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन खोज करता कौन है? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन खोज करता चैडविक। इसकी जगह रदरफोर्ड की जगह गोल्डस्टीन भी आपको मिल सकता है, गोल्डस्टीन। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गोल्डस्टीन खोज करता है, रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? ये। एंडरसन को बेटा पॉजिट्रॉन के खोज करता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है जी, ये एंटी पार्टिकल है किसका? एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल है बेटा ये, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। कौन? पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। और ये आपके सामने लिखे हुए हैं सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें कौन सा आपका लेंस वगैरह होता है? तो अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसके सामने जो कैमरा है बच्चा वो होता है उत्तल लेंस, जो क्या काम करने का पड़ेगा बेटा? फोकस करने का काम करता है। उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी के सामने वाला फ्रंट का जो कैमरा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा? तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला बन रहा है, किस तरह कार्य करेगा बच्चा? वो उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसी तरह कार्य करेगा। जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, जो आपका कौन सा होता है, आपका पानी में हवा का बुलबुला होता है, ये बच्चा बिहेव जो करेगा अवतल दर्पण। देखो बेटा बनता तो ऐसे है और ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं भाई साहब ये है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह तो बच्चा ये बन रहा है। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह तो बन रहा है, परंतु जो ये बिहेव करेगा वो किस तरफ करेगा? अवतल लेंस की तरह। इसका मतलब ये लाइट को क्या करेगा बच्चा? उत्तल लेंस जो होता है लाइट को फैलाने का काम करता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडलीय की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी होती है उसे किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से। तो ध्यान रखना बच्चा, वो मापा जाता है क्या? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को, हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, दाब। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ये बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से ऊपर चढ़ जाए तो भूकंप आएगा, अचानक से नीचे चला जाए तो क्या होगा बेटा? आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो बारिश होगी, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो मौसम साफ होगा। इन चीजों को वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। आगे की तरफ चलेंगे। अल्टीमीटर बता दिए क्या करता है? किसकी ऊंचाई मापने का काम करेगा, या फिर आपको विद्युत धारा को मापने का काम करेगा? अल्टीमीटर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप मापी यंत्र होता है तो इसको किसको बोलते हैं? जो भूकंप मापेगा, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबोस्कोप होता है, या फिर डिक्टाफोन होता है? तो ध्यान रखना बेटा, भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बच्चा आपका सिस्मोग्राफ। क्या करता है? सिस्मोग्राफ। ये मापता है बेटा हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को मापता है। ठीक है, जिस पर माप अंकन किया जाता है, मतलब हृदय की धड़कन का आकलन, अंकन करना। ठीक है जी, जहां पर छापा जाता है। ठीक है, वैसे पेस मेकर होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है, परंतु बेटा कार्डियोग्राफ जो होता है वहां पर आपका छापा जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से करके, ऐसे करके, ऐसे करके होती है ना, कुछ इस टाइप से होती है जो होता है। तो ऐसे अंकन जो किया जाता है वो आपका क्या होती है? हार्ट बीट वगैरह जो होती है ऐसे करके, ठीक है, चलती है ना, आपने देखा होगा ऐसे करके जो चलती है, तो वो। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापा जाता है? डेसिबल से, तरंग में, आवृत्ति में, या फिर सर्वे तरंगों में। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल से। किससे बचा? जिसको नोट किया जाता है डीबी से, डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ऐसा यूनिट हम कह सकते हैं डेसिबल होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य की जो रेटिना होती है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, या काल्पनिक एवं उल्टा? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तो बेटा बता है आपका जो इमेज बनती है रेटिना पर वो कैसी बनती है? वास्तविक उल्टा। इसका हम कह सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड जो इमेज बनती है वो किस पर बनती है बेटा? आपके रेटिना पर। और रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रुकती है। कितने तक?
1/10 सेकंड तक इमेज रेटिना पर रुकती है। इमेज जो बनती है रेटिना पर बनती है, इसी वजह से रेटिना को आंख की फिल्म भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जो जनक हैं वो कौन है बच्चा? वो आपके हैनीमैन हैं, जोसेफ लिस्टर हैं, जेम्स हैरिसन हैं, ह्यूगो डी ब्रिज हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत शानदार बेटा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भेजें। बच्चों आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए मेरे बच्चों, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, चलते रहिए मेरे बच्चों। शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन कहे जाते हैं बेटा? वो कहे जाते हैं हैनीमैन। कौन कहे जाते हैं? हैनीमैन कहे जाते हैं मेरे बच्चों। कौन कहे जाते हैं? हैनीमैन कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? करनाल में, झज्जर में, इज्जत नगर में, कोलकाता में या फिर पटना में? जल्दी से बताइए कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चा कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो क्या हुई थी बेटा? 1 फरवरी 2003 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की। और कल्पना चावला क्या की थी बेटा? सबसे पहले कहाँ पर जाने वाली थी? कमेंट करके बताइए। ठीक है, सबको पता है महिला जाने वाली थी, जो इंडियन थी। वैसे इसको जो नागरिकता थी कहाँ से थी? ऑस्ट्रेलिया से थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, जोसेफ लिस्टर ने या फिर ल्यूवेन हॉक ने? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किया था बच्चा, वो किसने किया था? आपका जोसेफ लिस्टर ने किया है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोजकर्ता क्या कहा जाता है? कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है। कोशिका का खोजकर्ता कौन है बच्चा? कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ल्यूवेन हुक को कहा जाता है बेटा आपका जीवित कोशिका का खोजकर्ता। जीवित, देख लीजिए बेटा थोड़ा सा डिफरेंसेस में। जीवित कोशिका का खोजकर्ता जो है, जीवित कोशिका का खोजकर्ता जो है बच्चा, वो है आपके कौन? ल्यूवेन हॉक हैं। और रॉबर्ट हुक जो है कोशिका खोजकर्ता, परंतु ये थी डेड सेल, मतलब कि मृत कोशिका थी। ये मृत कोशिका कैसी थी बच्चा? मृत कोशिका थी मेरे बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी। और जोसेफ लिस्टर क्या है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोजकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चा आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, जेनेटिक कोड की खोज किसने करी थी? लुईस पास्चर ने, पिनमैन ने, जॉन सॉल्क ने, हरगोविंद खुराना। तो जेनेटिक कोड के बारे में जो इंडियन थे उसका नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था बच्चा? हरगोविंद खुराना। जॉन सॉल्क जो है इसने बेटा पोलियो की खोज करी थी, जॉनी सॉल्क ने। ठीक है जी। तो ध्यान रखिए, लुईस पास्चर ने आपका रेबीज किसका प्लस में किसका बेटा? लुईस पास्चर जो थे रेबीज के टीके के बारे में इन्होंने बताया था। किसके बारे में? लुईस पास्चर जो थे रेबीज के टीके के बारे में बता रहे थे। रेबीज का टीका जो है लुईस पास्चर ने बताया था। प्लस में लुईस पास्चर जो है पाश्चराइजेशन के खोजकर्ता भी कहा जाते हैं। पिनमैन जो थे वे बेटा आपकी गर्भ निरोधक गोलियों के खोजकर्ता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो बच्चा मांस होता है, दूध होता है, आंवला या गाजर? तो बच्चा ध्यान रखना, जिसको खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन स्रोत के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ नींबू, नींबू लिख रहा हूँ, संतरा लिख रहा हूँ, नींबू, संतरा, मौसमी जो वगैरह होती हैं। ठीक है जी। आंवला, आंवला, ठीक है जी, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा आपका क्या चीज़, आम वगैरह जो खट्टी चीज़ें होती है, कच्चा आम, ये सभी क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंवला जो होता है ये विटामिन सी का स्रोत है। बच्चा ध्यान रखना, दूध जो होता है ये भरपूर विटामिन हम कह सकते हैं। इसमें एक विटामिन ऐसा नहीं होता, कौन सा? वो विटामिन सी होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, गाजर में नहीं होगा, मांस में भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। विटामिन सी की कमी के कारण होगा, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा बेटा? बेरी बेरी रोग होगा। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भैया क्या आंसर होगा। ठीक है जी दोस्तों, आपके दिल में एक जुनून होना चाहिए, आपको कुछ कर गुजरना है मेरे दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और वो एक आपने शायरी भी सुनी होगी दोस्तों, क्या कहते हैं? जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हमने जब ठान लिया बच्चा हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें अपना आर्मी के अंदर एक सैनिक बनना है, देश की सेवा करनी है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो बच्चा उसको पूरा करके ही हम रेस्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते रहिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वसा में घुलनशील विटामिन है बेटा जो वसा में घुल जाती है। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर नहीं बताया, तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है बेटा, वो होता है विटामिन बी की कमी के कारण। कौन सा होता है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होगा आपका, कौन सा होगा, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है बच्चा स्कर्वी, कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा होगा बच्चा, वो होता है आपका बांझपन, क्या होगा, बांझपन होगा, या फिर नपुंसकता होगी। ठीक है जी, बांझपन या नपुंसकता जो होती है, इनफर्टिलिटी, वो इसी कारण होती है। विटामिन बी की कमी से जो होगा वो होगा बेरी बेरी, कौन सा होगा बच्चा, बेरी बेरी रोग होगा। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा वो होगा बच्चा रतौंधी, कौन सा होगा बच्चों, रतौंधी डिसीज होती है। ठीक है जी, तो लिखते रहिए मेरे बच्चों इन चीजों को और आगे की तरफ चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो फैट के अंदर घुल जाती हैं। वसा को क्या कहा जाता है बच्चा, फैट कहा जाता है। फैट में घुलनशील विटामिन आपको बतानी है। बड़ा ही शानदार जवाब आने वाला है भाई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सभी, इसका मतलब सभी विटामिन वसा में घुल सकते हैं। हाँ बेटा आपने सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा, KEDA जो कीड़ा जो होता है ये किस में घुल जाता है, वसा में घुलना। वसा में जो घुल जाता है वो कीड़ा हो जाता है। और जल में जो होती है बेटा, जल में, इसमें आपका जल में जो होती हैं, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील जो होती हैं बच्चा वो दो होती हैं। वो कौन सी हैं, जल में घुलनशील जो है वो है बी और सी, और वसा में है KEDA। तो देख लीजिए बच्चा ए भी है डी भी है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सभी जो होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, चलते रहिए और इसी तरह से जवाब देते रहिए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, चलते रहिए, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जल में घुलनशील विटामिन मैंने अभी बताया है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है बेटा, विटामिन बी, विटामिन सी, तो ये तो होता है दोनों। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये होते हैं बेटा जल में घुलनशील। एक बार क्वेश्चन कहा गया था, मनुष्य का जो यूरिन होता है ना, आपका जो यूरिन है, मनुष्य के मूत्र के अंदर, मनुष्य का जो मूत्र होता है या फिर यूरिन जो होता है, यूरिन में कौन सा विटामिन है, तो यूरिन में जो विटामिन होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, बी और सी विटामिन यूरिन में पाए जाते हैं। यूरिन का पीएच मान जो होता है वो लगभग 6 होता है। कितना होता है बेटा, 6 होता है। इसका मतलब वो एसिड है, अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी होगा, बेरी बेरी होगा, रतौंधी होगा, या फिर एनीमिया। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा बच्चा, शानदार आपका जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। तो रतौंधी जो रोग होगा विटामिन ए की कमी से होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, और एनीमिया जो होगा बेटा ये हम कह सकते हैं लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी से जो होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंदूर किसे कहते हैं, लाल लेड को, Pb3O4 को, या दोनों। तो सिंदूर प्लस हम कहें तो बच्चा ये होता है Pb3O4 को क्या कहते हैं, सिंदूर का फॉर्मूला हम कह सकते हैं Pb3O4 होता है। चलिए शानदार, इसी तरह से जवाब देते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32, Fe जो होता है, Fe, ये जो Fe लिखा हुआ है, Fe रासायनिक प्रतीक है, ये किसका सिंबल होता है, Fe, ये टिन का सिंबल है, ये लोहे का सिंबल है, तांबे का, फिर एल्यूमिनियम का। वेरी गुड, चलते रहिए। तो ध्यान रखना बेटा, जो आपका क्या होता है, Fe होता है, Fe रासायनिक प्रतीक होता है बेटा किसका, लोहे का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयरन। तांबा होता है और एक होता है एल्यूमिनियम। तो जल्दी से बताइए, एल्यूमिनियम होता है Al होता है, तांबा जो होता है इसको कॉपर बोलते हैं Cu, और टिन जो होता है क्या होता है बेटा, Sn होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, लोहे का क्या होता है, Fe। चलते रहिए, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑटोमोबाइल्स बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, जो आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ी या जो भी आपकी चीजें होती हैं, साधन जो होते हैं जिसमें आपका सेल्फ होता है, बैटरी लगाई जाती है, जिससे लाइट जलती है, सेल्फ लेती है, उस बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या फिर H2SO4 जिसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। जल्दी से बताइए, इन सभी का नाम भी आपसे पूछ ले सकता है बेटा। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं बच्चा। ठीक है जी, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है।
और उसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो ध्यान रखना ऑटोमोबाइल्स में जो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको अम्लराज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बच्चा आगे की तरफ चलेंगे। HCl जो होता है आपके पेट में होता है, ये पेट में होता है बच्चा, ध्यान रखिए। ये HNO3 जो होता है, और ये NaCl सोडियम क्लोराइड नमक में होता है, ठीक है, नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? ZnSO4 या फिर H2SO या फिर H2S7O8 या फिर H2SO4। तो बेटा ऑयल ऑफ विट्रोल जो कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोल जो कहा जाता है बच्चा, वो कहा जाता है किसको? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है बेटा। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम के आधार पर चीजें बनाई गई हैं भाई साहब, बिल्कुल वही उसके आधार पर क्वेश्चंस हैं। उनमें से आपको बेटा पेपर के अंदर यदि मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बेटा 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पक्का, 99%। चलिए तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चांदी का सिंबल जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो AU होता है, AG होता है, FE होता है, PB होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बड़ा आसान सा लग रहा हो आपको, परंतु पेपर में भाई साहब आपके क्या हो जाते हैं, आप हेजिटेट होते हो और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और उस समय आप गलत आंसर लगा के आते हो। तो चांदी का जो होता है बच्चा वो क्या होता है? AG होता है। ये सोने का होता है, सोना AU। ये चांदी होता है, सिल्वर जिसको हम बोलते हैं। ये आपका लोहा होता है जिसको हम आयरन बोलते हैं। और बेटा ये होता है आपका PB जिसको हम बोलते हैं, जो आपका होता है लेड को बोलते हैं बच्चा आपका सीसा। ये सीसे का सिंबल होता है। लिखते रहिए भाई साहब इन चीज़ों को, ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसका पाचन मुंह के अंदर ही हो जाता है? वो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, विटामिन होता है। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, पोषक तत्व का जो सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है वो होता है बेटा आपका कौन सा? वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये बच्चा स्टार्च जो होता है, स्टार्च से किसमें? स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट जो हो जाता है किसकी वजह से होता है? एक एंजाइम होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है बच्चा? टाइलिन एंजाइम की वजह से। कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए भैया, आपको लगेगा आसान सा है, चीजें आप भूल जाओगे। स्टार्च जो होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो बड़े से छोटे में टूटना टाइलिन एंजाइम की वजह से। तो मुंह के अंदर ही होता है भाई साहब, मुंह में निकलती है टाइलिन एंजाइम, लार में होती है भाई साहब, लार में टाइलिन एंजाइम होता है। प्रोटीन जो होता है बेटा ये बॉडी बिल्डर कहा जाता है प्रोटीन को। वसा जो होती है बच्चा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या मिलती है बेटा? हमें गर्म करने का काम करता है, हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, सॉरी। इससे क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। और बच्चा इससे मिलती है आपकी ऊर्जा, किससे? आपसे कार्बोहाइड्रेट से। और इससे मिलती है बेटा आपका बॉडी बिल्डिंग या ग्रोथ जो होती है। और विटामिन जो होते हैं पाचन में, या फिर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में भी काम करते हैं विटामिन जो होते हैं, ठीक है, पाचन में भी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? जल्दी से बताइए। मुंह से, यकृत से, पेट से, आंत से? तो बच्चा ध्यान रखना, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। तो क्या है इसका आंसर? मुंह। क्योंकि बेटा आपको पता है स्टार्च को किसमें? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा गया है, तो ये बेटा मुंह के अंदर ही तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है मेरे मुन्ना? वो होती है आपकी लीवर होती है। ध्यान रखिए। आंत जो होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बड़ा आसान सही क्वेश्चन लग रहा होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है स्टैपिस होती है, फीमर होती है, कशेरुक होती है, कपाल हड्डी होती है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों। चलिए जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें भाई साहब, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। तो ध्यान रखना भाई, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की होती है। फीमर जो होती है बेटा आपकी जो जांग होती है ना, जांग के अंदर पाई जाती है भाई साहब। स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के अंदर होती है। ये छोटी है बच्चा, और ये बड़ी है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांग की है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेपिस। कशेरुक आपके रीढ़ की हड्डी जो होती है इसके अंदर पाई जाती है, 26 होती हैं युवावस्था में, और बच्चे में होती है 33। और कपाल जो हड्डी होती है, ये हड्डी होती है ऊपर, इसकी संख्या होती है 8, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोला जाता है भाई साहब, ध्यान रखिए, क्रेनियम, ठीक है जी। चलिए आगे तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे इंटरनल ऑर्गन जो है, सबसे आंतरिक अंग जो है सबसे बड़ा कौन सा है? मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है, हृदय है। तो सबसे बड़ा अंग जो कहा जाता है बच्चा वो होता है आपका लीवर। क्या होता है? लीवर जो होता है, यकृत जो होता है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर 1.5 kg वेट होता है। क्या होता है? 1.5 kg वेट होता है भाई साहब, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपसे पूछने लगे इसके अंदर 1.5 kg, ब्रेन के अंदर होता है बेटा 1350 से लेकर 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। गुर्दे में जो होता है 150 ग्राम के आसपास होता है।
और बच्चा हृदय में जो होता है ये होता है 280 से 300 ग्राम। ठीक है जी, लिख लीजिए भाई साहब, ये वेट लिखवा दिए सभी के भाई दोस्तों। ठीक है जी, तो ध्यान रखना भाई साहब, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल आपको कामयाबी जरूर मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो देख लीजिए भाई 1350 होगा, 1230 होगा, 1100 होगा, 1500 ग्राम। तो ये ग्राम पीछे लिखेंगे भाई साहब, ग्राम है तो ग्राम ही लिख रखा है यहाँ पर, तो बच्चा ध्यान रखने वो कितना होगा 1350 ग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। यदि अप्रोक्सीमेट आपसे लिखने लगे, अप्रोक्सीमेट अब कहने लगे, अप्रोक्सी जो मेट होता है, अप्रोक्सीमेट जो होता है बच्चा वो होता है आपका 1.5 kg। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 1.5 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है बेटा? सीजीएस, ये सीजीएस जो पद्धति है बेटा, इसमें उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलते हैं सी को, जी को बोलते हैं ग्राम, क्या बोलते हैं ग्राम, और एस को बोलते हैं सेकंड, क्या बोलते हैं सेकंड बोला जाता है। तो ध्यान रखना इस पद्धति में बल को क्या बोलते थे, अब फिलहाल एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट में तो बोलते हैं न्यूटन, और बेटा उस टाइम में बल को क्या बोलते थे, सीजीएस में डाइन बोला जाता था, डाइन, क्या बोला जाता है डाइन। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि कितने बराबर होता है बेटा? ये 1 न्यूटन के बराबर होता है, 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन या फिर 9 न्यूटन। तो सीधी सी बात है क्या होता है बेटा, ये जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम राशि कितने के बराबर होती है? 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, एक अश्व शक्ति किसका एकांक है? तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है भाई साहब? जूल में होता है, ये कार्य में होती है, शक्ति में होता है बल। तो बेटा अश्व शक्ति कह रहा है, तो बच्चा ये किसके बारे में बात कर रहा है? शक्ति के बारे में कर रहा है, पावर जो होता है उसके बारे में कर रहा है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है जिसको हम बोलते हैं 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 HP जो होता है बेटा ये होता है 746 वॉट, क्या होता है 746 वॉट जो होता है ये किसके बराबर होता है भाई साहब? 1 HP 746 वॉट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? समय की, दूरी की, वेग की, इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश वर्ष होता है लंबी दूरी को मापने की इकाई होती है, लंबी दूरी, लंबी दूरी किसको बेटा? तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष एक लंबी दूरी को मापने की इकाई होती है। बड़ा ही शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, चलते रहिए ऐसी तरह से, मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, एक प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है भाई साहब? जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा बच्चा? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 जो होता है मीटर जो होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो बताना भाई कितने गैलन के बराबर होता है, बी, सी या डी? क्या ऑप्शन होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 1 गैलन जो बराबर होता है 0.2642 गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 0.2642 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड डे हैं, वोल्टर हैं, जॉन नेपियर हैं या फिर वॉटसन हैं? जल्दी से बताइए कौन आंसर है इसके। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखना बच्चा, कौन है? जॉन नेपियर। कौन है बच्चा? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। आपने घड़ी की चाबी या चाबी वाली घड़ी हम कहेंगे, चाबी वाली जो घड़ी होगी, तो चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी खट्टी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा? कोई नहीं। तो ध्यान रखना चाबी वाली घड़ी जो होती है बेटा उसमें होती है स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चा वो किसमें होती है? चाबी वाली घड़ी में, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्या बोलते हैं? मास, ग्रेविटी और हाइट। गतिज ऊर्जा जो होती है बेटा इसका फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मास और वेलोसिटी। ठीक है जी, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव्य में, गैस में। अनुदैर्घ्य तरंग किसमें आपका उत्पन्न हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ध्यान रखना बच्चा, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो किसमें हो सकती है भाई साहब? वो ध्यान रखना किसमें? सभी माध्यम में गुजर सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, सभी माध्यम में, ठोस में भी, द्रव्य में और गैस में भी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है जी, और ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकते? ये आपके सामने क्वेश्चन करके कमेंट करके बताइए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इन क्वेश्चनों का, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो आपका कौन सा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है उत्पन्न नहीं हो सकती बेटा, ये किसके अंदर नहीं हो सकती? हवा के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखिए भाई, लगभग हमने कितने 50 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस का
प्रत्येक हमने ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है भाई साहब। एक क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन हमने बताने की कोशिश की है। 50 क्वेश्चन ना समझे, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन समझे इन्हें। और ऐसी ही तैयारी करते रहिए भैया, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है जी, इसी समय क्लासेस चलने वाली हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।